मॉर्निंग एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम पिछले साल की होने वाली कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में हुए हैं। तो देखिए कि ये विधानसभा 18वीं विधानसभा, बिहार की 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव हुए थे। 243 सीटों के लिए 243 243 सीटों के लिए ये चुनाव हुए और इनके लिए मतदान जो हुआ था वो 6 से 11 नवंबर 2025 में कई चरणों में संपन्न हुआ था। इसकी मतगणना है जो 14 नवंबर को होती है। 14 नवंबर को क्या रहता है? बाल दिवस। इस दिन मतगणना होती है और मतदान का प्रतिशत रहता है 67.13%। यानी 18वीं विधानसभा के लिए बिहार में चुनाव होते हैं, नवंबर 2025 में होते हैं। 14 नवंबर को मतगणना होती है, 243 सीटों के लिए मतदान होता है और इसमें मतदान का जो प्रतिशत होता है वो 67.13% मतदाता हैं, उन्होंने मतदान किया था। यहाँ पर हम सीटों का विभाजन देख ले कि यहाँ दो बड़े गठबंधन थे। तो पहला है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसकी मेन पार्टी बीजेपी है। तो इस एनडीए को मिली थी 202 सीट। इन 202 सीटों में दो बड़ी पार्टियां जो एनडीए की थी, एक है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसे सीट मिली थी 89 यानी 89, और दूसरी है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उसे 85 सीट मिली। अब आप देखिए कि 85 सीट मिली है और इस पार्टी के जो नीतीश कुमार हैं वो वहां के सीएम बन जाते हैं, मुख्यमंत्री। जबकि उससे ज्यादा मत वाली, बहुमत वाली पार्टी बीजेपी है, उसका मुख्यमंत्री नहीं बनता है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार है, उसकी पार्टी ने मोदी सरकार को केंद्र में सपोर्ट दिया। मोदी सरकार को केंद्र में सपोर्ट दिया है। वहीं हम देखें कि महागठबंधन, जिसकी बड़ी पार्टी है जो कांग्रेस है, इस महागठबंधन को कुल 35 सीट मिली। तो आप देखें एनडीए को सीट मिलती है 202 और महागठबंधन को सीट मिलती है सिर्फ 35। उसमें भी अगर हम डिवाइड करके देखें तो कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट मिलती है, 6 सीट। इस दौरान बहुत ज्यादा चर्चा में रहे और जितने भी चुनावों की रणनीति बनाने वाले एक रणनीतिकार हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने इस बार खुद की पार्टी बनाई और उससे चुनाव लड़ा, जन सुराज पार्टी। और खास बात यह रही कि काफी मेहनत के बाद और रणनीतिकार होने के बावजूद इनकी पार्टी को कोई भी सीट इस चुनाव में नहीं मिली। आगे देखते हैं, नीतीश कुमार हैं जो बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इनका रिकॉर्ड है, भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है इनका, और नीतीश कुमार। तो बिहार के 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। तो देखें हम यहाँ पर कि इनका नाम नीतीश कुमार है। इनका जन्म है जो 1951 में बख्तियारपुर बिहार में होता है। इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। इनके कुछ उपनाम हैं, इन नामों से बिहार में इनको पुकारा जाता है। एक मुन्ना और दूसरा सुशासन बाबू, सुशासन बाबू।
10वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। हम देखें तो 2005 से लेकर वर्तमान में 2026 चल रहा है, यहां तक ये लगातार रहे हैं। बस बीच में 14 से 15 के बीच में गैप था, सन 2014 से 15 के बीच में गैप था। अन्यथा अगर हम देखें तो 2005 से अब तक लगातार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। बीच में बस एक 14 से 15 के बीच में एक गैप था इनके बीच में। अब हम देखें कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री यानी हम सबसे ज्यादा यानी 10 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो हो गया है नीतीश कुमार के। लेकिन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा बार नहीं, सबसे ज्यादा समय क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रिकॉर्ड जाता है पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के सीएम रहे हैं, जो कि 1994 से लेकर 2019 तक रहे हैं। लगभग 24 साल 165 दिन, लगभग 24 साल 165 दिन रहे हैं। तो मतलब भारत में सबसे ज्यादा समय तक कोई मुख्यमंत्री रहा है तो वो कौन है? पवन कुमार चामलिंग हैं, जो 24 साल 165 दिन मुख्यमंत्री रहे। दूसरे नंबर पर इसी में आते हैं नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम रहे हैं। ये 24 साल लगभग और 99 दिन तक रहे हैं। आगे हम बात करें तो ज्योति बसु, पहले ज्योति बसु का रिकॉर्ड था, बाद में ये रिकॉर्ड टूट गया था। तो ज्योति बसु हैं जो 23 साल 138 दिन रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के थे। अब नीतीश कुमार जो हैं, उनका खास बात यह है कि इनका पीरियड खत्म हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार हैं वो अभी भी जारी है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो ये रिकॉर्ड तोड़ दें। लेकिन सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार का है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबे समय तक वर्तमान में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम है। दूसरा स्थान उसमें नवीन पटनायक का है और तीसरा स्थान है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। अब हम देखें कि जो हम 18वीं विधानसभा की बात कर रहे हैं बिहार में, उसमें कुल 29 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। जबकि इससे पहले जो 17वीं विधानसभा थी उसमें 25 महिलाएं थी। यानी पिछली बार 25 महिलाएं थी और अब की बार हम देखें 29 महिलाएं हैं। यानी देखा जाए तो 4 महिलाएं अधिक निर्वाचित हुई हैं। इनमें से बीजेपी की 10 महिलाएं हैं और जनता दल यूनाइटेड की 10 महिलाएं। यानी 20 महिलाएं तो इनकी ही हो गई और बाकी 9 महिलाएं अलग। अब यहां पर उप मुख्यमंत्री किनको बनाया? जैसे बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है कि हर जगह ज्यादातर राज्यों में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, उसी तरह से बिहार में भी एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए गए हैं और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। का नाम है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो वहां पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाया गया है। आगे हम देखें, हमने बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की आजादी के बाद भारत में बहुत सारी रियासतें थी। उन रियासतों का एकीकरण करने में उन्हें विशेष योगदान दिया था, वरना भारत के कई टुकड़े हो चुके होते। तो उन रियासतों का एकीकरण करके जो वर्तमान स्वरूप हम भारत का देख रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। तो इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, सरदार वर्ड है तो ये सरदार नहीं थे, ये सरदार नहीं थे, बल्कि सरदार की उपाधि इन्हें महिलाओं द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान। गुजरात में एक सत्याग्रह होता है, बारदौली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस दौरान महिलाएं, गुजरात की महिलाएं, इनको सरदार कहती हैं, सरदार की उपाधि देती हैं। सरदार का मतलब है यहाँ लीडर।
लीडर, नेतृत्व करता। तो मतलब ये सरदार नहीं थे, गुजराती थे। इन्हें सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान गुजरात की महिलाओं द्वारा दी गई थी। अब देखिए, इनका जो जन्म दिवस है वो है 31 अक्टूबर। क्या है? 31 अक्टूबर। और इस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। और राष्ट्रीय एकता दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने राष्ट्र को एक किया था, एकता में लेकर आए थे। इसी राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब परेड का आयोजन किया जाने लगा। परेड का आयोजन किया जाने लगा है। हमारे यहाँ देखिए 26 जनवरी को परेड का आयोजन किया जाता है, 15 अगस्त को परेड का आयोजन किया जाता है। तो 26 जनवरी को जो परेड का आयोजन किया जाता है कर्तव्य पथ पर, तो सलामी लेते हैं राष्ट्रपति। 15 अगस्त को लाल किले पर परेड की सलामी लेते हैं प्रधानमंत्री। अब तीसरी परेड प्रारंभ कर दी गई है राष्ट्रीय एकता दिवस पर, और उसकी पहली बार आयोजन किया गया है, पहली बार आयोजन किया गया है 2025 में। किस तारीख को? वही 31 अक्टूबर को। इसी दिन क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। तो इस दिन इसका आयोजन किया गया है, और अब की बार इसकी सलामी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगले साल हम देखते हैं, मतलब 2026 में हम देखते हैं कि परेड की सलामी कौन लेता है। तो यहां अभी पहली परेड जो हुई है उसकी सलामी किसने ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। यहां हम देखें कि केवड़िया एक जगह है, नर्मदा जिला है, वहां पर है। और वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति लगी हुई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। कहां पर लगी हुई है? केवड़िया में। और वहीं केवड़िया जिसे एकता नगर भी कहा जाता है, गुजरात में है। यहां पर इस परेड का आयोजन किया गया है। तो मतलब 31 अक्टूबर 2025 को पहली बार परेड का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। कहां पर किया गया है? जहां सरदार वल्लभ भाई की है। कहां पर? केवड़िया, जिसे एकता नगर भी कहा जाता है, गुजरात में स्थित है। इसकी सलामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। आगे हम देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को होता है नादियाड, गुजरात। कहाँ होता है? गुजरात में होता है, नादियाड गुजरात में होता है। इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, निधन की बात करें, तो देश की आजादी के बाद इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, 15 दिसंबर 1950 को। 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में जाकर। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, या आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब भारत आजाद हो गया था और भारत को प्रधानमंत्री चाहिए था, तो कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। फिर गांधी जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री। कद और ओहदे में ये कम नहीं थे, इसलिए इन्हें भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बना, और इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया गृह। तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या भारत के पहले गृह मंत्री कह सकते हैं। इन्होंने लगभग 562 रियासतों का भारत में विलय कराया। इनकी धरोहर क्या है? इनकी याद में ये जन्म दिवस पर एक तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और इनकी याद में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू का मतलब है प्रतिमा, मूर्ति। यूनिटी मतलब एकता, एकता की मूर्ति। तो एकता मूर्ति कहाँ बनेगी? एकता नगर। इसलिए उसका नाम, केवड़िया का नाम क्या रख दिया गया है? एकता नगर रख दिया गया है। तो हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में भी देखते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये इस तरह की मूर्ति, इस तरह की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये मूर्ति है। इस मूर्ति के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। ये मूर्ति है जो गुजरात के नर्मदा जिले में, नर्मदा जिले में है, केवड़िया गांव है। और यहीं पर एक आइलैंड है, एक छोटा सा, जिसे बोलते हैं साधु
वेट द्वीप, साधु वेट द्वीप, यहां पर यह प्रतिमा स्थित है और इसका उद्घाटन इन्हीं के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2018 को किया था। यानी 2018 को 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया जाता है और 31 अक्टूबर 2025 को पहली परेड का आयोजन किया जाता है। देखिए, उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने ही किया था। और इस बार परेड की सलामी भी किसने ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही ली है। इस प्रतिमा की हाइट कितनी है? 182 मीटर। इंपॉर्टेंट, कितनी है? 182 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। जो कि क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर। इसमें क्या है कि सबसे ऊपर जो मूर्ति का जो बाहरी आवरण है उस पर लेप किया गया है कांसे का, और इसे स्टील और लोहे से बनाया गया है। और लोहा देश के अलग अलग जगह से किसानों से इकट्ठा किया गया, तो किसान जो हल वगैरह यूज करते हैं, खेती में उपकरणों में यूज करते हैं, उससे लिया गया है। तो किसानों से लिया गया लोहा एक तरह से इनको श्रद्धांजलि है, इनकी प्रतिमा में उसका इस्तेमाल किया गया है। ये जानकारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के लौह पुरुष के बारे में। अब हम देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने राफेल विमान में उड़ान भरी है। राफेल विमान में उड़ान भरी है। और जब राफेल विमान में उड़ान भरी तो इनके साथ जो पायलट थी, एक्चुअल में राष्ट्रपति जब भी उड़ान भरते हैं तो को पायलट की सीट पर बैठते हैं और मेन पायलट दूसरे होते हैं। तो मेन पायलट वहां पर थी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। ये हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। ये पहली महिला पायलट हैं जो राफेल उड़ाती हैं, तो इस कारण ये चर्चा में है। तो जब हमारी राष्ट्रपति ने ये विमान उड़ाया राफेल, तो ये फोटो सामने आया। और इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत की जो स्क्वाड्रन लीडर है शिवांगी सिंह, उन्हें पाकिस्तान ने अरेस्ट कर रखा है अपने पास। और उनका जो दावा है वो झूठा साबित हो गया यहाँ, क्योंकि ये राष्ट्रपति का राफेल उड़ाने वाली पायलट थी उस दौरान। तो अभी हम यहां बात करें कि स्क्वाड्रन लीडर जो होता है एयरफोर्स का, वो पद आर्मी के मेजर के बराबर होता है। यानी आर्मी में मेजर का पद और एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर का पद बराबर होता है। तो यही कहें कि ये मेजर के समकक्ष पद पर हैं, जो कि पहली महिला हैं जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया। ये हम पीछे देखें तो ये राफेल विमान है, इसके सामने हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं। अब हम हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में देखें कि उन्होंने कब कब कौन कौन से विमान उड़ाए हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो अभी देखिए, हाल ही में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने 2025 में राफेल विमान उड़ाया है। कहां से? अंबाला हरियाणा से। और वो पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं, पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया है। इससे पहले भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने राफेल नहीं। तो हम यूं कह सकते हैं कि वो पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया। इससे पीछे अगर हम चलें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ही 2023 में सुखोई 30 MKI उड़ाया था। सुखोई 30 MKI, जो कि तेजपुर असम में उड़ाया था। तो अब देखिए, इन्होंने दो विमान उड़ाए हैं, सुखोई 30 MKI और दूसरा राफेल। तो इस आधार पर दो विमान उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति हैं भारत की, जिन्होंने दो विमान उड़ाए हैं, सुखोई 30 MKI और राफेल। इससे पीछे अगर जाएं तो इसकी शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से होती है और उन्होंने सबसे पहले 2006 में सुखोई 30 MKI उड़ाया था पुणे से। 74 साल की आयु में उड़ाया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति
जिन्होंने कोई फाइटर जेट उड़ाया वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने 74 वर्ष की आयु में सन 2006 में पुणे में सुखोई 30 MKI विमान, तो मतलब कोई फाइटर जेट उड़ाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सा विमान उड़ाया था? सुखोई 30। उसके बाद में अगली राष्ट्राध्यक्ष बनती हैं प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और इन्होंने 2009 में ही सुखोई 30 MKI उड़ाया, वही पुणे में उड़ाया। तो मतलब पहले व्यक्ति जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाया, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाया तो वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो अब देखिए 3 राष्ट्रपतियों के नाम हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहला, पहले राष्ट्रपति जिन्होंने कोई फाइटर जेट उड़ाया कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहली महिला राष्ट्रपति जिन्होंने कोई फाइटर जेट उड़ाया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। पहली महिला जिन्होंने 2 फाइटर जेट उड़ाए, या यूं कहूं कि पहली महिला राष्ट्रपति जिन्होंने 2 फाइटर जेट उड़ाए कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पहली राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई 30 MKI के अलावा राफेल उड़ाया है तो वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखिए। आगे चलते हैं। वंदे मातरम। तो देखिए वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, क्या है? हमारा राष्ट्रगीत है। हमारा राष्ट्रगीत है, उसको 150 साल हो गए, 150 साल हो गए हैं इस चीज को राष्ट्रगीत बने हुए नहीं हुए, इसे लिखे हुए हो गए। इसे लिखे हुए कितने साल हो गए हैं? 150 साल हो गए हैं। कब हो गए हैं? 7 नवंबर 2025 को। यानी इसे 7 नवंबर 1875 को लिखा गया। 7 नवंबर 1875 को इसे लिखा गया था। इसके 150 साल हो गए हैं 7 नवंबर 2025 को, इसलिए इसकी याद में भारत में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कब तक किया जाएगा? 1 साल तक, यानी 7 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। और यही कारण है कि 2026 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसकी थीम भी वंदे मातरम पर आधारित। क्लियर है? तो वंदे मातरम, सुफलम सुजलम मल्य शीतलम सस्य श्यामलम मातरम संस्कृत में लिखा गया है। इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी हासिल कर लें कि इसे 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, ने किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। तो जो हमारा राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। बाद में इसे 18 उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया, आनंद मठ में प्रकाशित कर दिया। बाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1896 में कलकत्ता में। कहां होता है? कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। तो 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, और वहां पर इसे गाया जाता है पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अब याद रखिएगा हमारे यहां 2 चीजें हैं, एक है राष्ट्रगान और एक है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगणमन। और इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब देखिए पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जा रहा है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में, और गाने वाले हैं
रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, राष्ट्रगान लिखने वाले उसे गा रहे हैं। बाद में 24 जनवरी को 2050 में हमारी संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार किया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री हम देखें तो सबसे पहले 7 नवंबर 1875 में लिखा गया है आनंदमठ पुस्तक में, प्रकाशित होता है 1882 में, 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया जाता है और 24 जनवरी 1950 को इसे हमारी संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। तो अब इसके कितने वर्ष हो गए हैं? 150 वर्ष। तो 150वीं वर्षगांठ के तौर पर 1 साल तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसीलिए 26 जनवरी 2026 को, यानी यूं कहूं कि गणतंत्र दिवस को, जो थीम थी वो भी वंदे मातरम पर ही आधारित रही है। तो पहली चीज हुई कि हमारे यहां इसको 150 साल हो गए। अब देखिए, हॉकी शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। शताब्दी मतलब 100 वर्ष। हमारी जो हॉकी संघ है उसका गठन हुए 100 साल हो गए। वंदे मातरम को 150 साल हो गए और हॉकी को 100 साल हो गए। इसलिए हॉकी शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। तो हॉकी शताब्दी समारोह के बारे में समझ ले। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। तो भारतीय हॉकी को कितने साल हो गए हैं? 100 वर्ष हो गए हैं। कब हो गए हैं? 7 नवंबर को ही, 2025 को। अब देखिए, सबसे पहले हमारे भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1925 को हुई थी। यहां देखिए, खास बात देखिए, यहां भी 7 नवंबर है और यहां भी 7 नवंबर है। अब भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1925 को हुई। उसे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 7 नवंबर 1925 को हुई थी, तो 2025 में उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके नाम से स्टेडियम है दिल्ली में, नेशनल स्टेडियम। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजित करने वाले कौन थे? खेल मंत्रालय था और हॉकी इंडिया था। इन्होंने आयोजित किया और मुख्य अतिथि थे यहाँ केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया यहाँ पर थे। यानी कहने का मतलब है, भारतीय हॉकी को 7 नवंबर 2025 को 100 साल पूरे हो गए हैं। आगे हम देखें यूपीएससी। यूपीएससी को भी 100 साल हो गए हैं। शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है यूपीएससी का। तो ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम के 150 साल, भारतीय हॉकी के 100 साल और यूपीएससी के भी कितने साल हो गए हैं? 100 साल हो गए। अब यूपीएससी के बारे में हम थोड़ा समझ लें पीछे से। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026, 1 साल तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से जैसे वंदे मातरम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसी तरह से यूपीएससी के 100 साल पूरे होने पर भी 1 साल तक इसी तरह से कार्यक्रम रखे जाएंगे। अब यूपीएससी की शुरुआत कहां से होती है, हम वो समझते हैं। तो भारत में अंग्रेज हैं जो अलग अलग एक्ट लेकर आते हैं और 1919 का एक एक्ट आता है जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 बोला है। अब ये भारत सरकार का मतलब आज की सरकार नहीं है, अंग्रेजों वाली सरकार। वो एक एक्ट लेकर आती है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लोक सेवा आयोग कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए एक आयोग गठित किया जाता है, ली आयोग। ली कमीशन या ली आयोग गठित किया जाता है। कब? 1924। 1919 का एक्ट है, 1924 में ली आयोग है, वो सिफारिश कर रहा है और सिफारिश करने के बाद में अक्टूबर 1926 में यूपीएससी का गठन हो जाता है और इसके पहले नेतृत्व करता होते हैं सर रॉस बारकर। कौन होते हैं? सर रॉस बारकर, अंग्रेज होते हैं ये। बाद में 1935 का एक्ट आता है। तो 1919 के एक्ट के तहत ये बना था
1935 का बाद में एक्ट आता है और उसमें इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग। तो 1919 के एक्ट से बना, 1935 में इसका नाम बदल दिया और बाद में जब भारत आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो हमारे संविधान के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1950 में इसके लिए अनुच्छेद दिए गए हैं 315 से 323। तो यूपीएससी को जो अधिकार दिए जाते हैं या यूपीएससी के जो कार्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में दिया गया। कहने का मतलब है कि यूपीएससी और हॉकी इनको तो हो चुके हैं 100 साल और वंदे मातरम को हो चुके हैं 150 साल। अब देखिए जनगणना 2027 में जनगणना होनी है। ये हमारे देश की 16वीं जनगणना होगी और देश की आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना, यानी यूं कहें कि 8 जनगणनाएं इससे पहले हो चुकी हैं। हमारे देश में जनगणनाओं की शुरुआत कब से होती है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो पहली जनगणना करवाते हैं। 1872 में लॉर्ड मेयो पहली जनगणना करवाते हैं। उसके बाद 9 साल बाद लॉर्ड रिपन पहली पूर्ण जनगणना करवाते हैं 1881 में और यहीं से शुरुआत होती है हर 10 साल में जनगणना होने। तो पहली बात करें हम कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। पहली पूर्ण जनगणना कब होती है? 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन द्वारा कराई जाती है और यहीं से शुरुआत होती है हर 10 साल में जनगणना होने। लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना हो गया, इसकी वजह से भारत में ये क्रम टूट गया और इस वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तो भारत की जो 16वीं जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई और इस वजह से अब ये जनगणना है जो 2027 में होगी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 7वीं। 2011 में भारत की 15 जनगणना हो गई लेकिन कोविड के कारण स्थगित हो गई और अब ये हमारी अगली जनगणना होगी। तो कहने का मतलब है कि 2027 में जनगणना होनी है। यहां तक हमने कुछ शताब्दी वर्ष, कुछ 150 वर्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राफेल के बारे में हमने जानकारी। आपको इससे संबंधित कोई जानकारी और चाहिए या किसी और टॉपिक के बारे में आपकी कोई इच्छा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा जिससे हम उस टॉपिक पर और विशेष जानकारी आपको दे सकें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।